हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल दिवाकर स्टडी पॉइंट। हम पढ़ रहे हैं अधिगम के सिद्धांत। पिछले वीडियो में हमने अधिगम के सिद्धांतों में व्यवहारवाद के अनुसार जो पहला सिद्धांत था अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, जो कि पावलोव के द्वारा दिया गया था, उसका हमने अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे सेकंड जो नियम है, जो सिद्धांत है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। ये किसके द्वारा दिया गया था? ये E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, जो कि अमेरिकी विद्वान है। ठीक है। और E.L. की फुल फॉर्म हो जाएगी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। और ये सिद्धांत कब प्रतिपादित किया गया? तो इसके लिए दो डेट यहाँ पे दे रखी है, दो सन यहाँ पे दे रखी है। एक तो है 1898, दूसरी है 1913। एग्ज़ाम में अगर आता है तो इन दोनों में से हमें जो प्राथमिकता है वो 1898 को प्राथमिकता, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देना है। ठीक है। और सेकंड पे 1913, है ना, अलग अलग इसका मिलता है। तो लेकिन ज़्यादा वैलिड अपन 1898 ही रखेंगे, क्योंकि ये जो बुक है इनकी एनिमल इंटेलिजेंसी या एनिमल इंटेलिजेंस 1898 में ही लिखी गई थी। और थॉर्नडाइक जो थे मूल रूप से पशु मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है एनिमल इंटेलिजेंस, जो कि 1898 में है। और इन्होंने प्रयोग किस पर किया? तो भूखी बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था। यह है एडवर्ड सर, और इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इस सिद्धांत के उपनाम कौन से सिद्धांत के? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के उपनाम कौन कौन से हैं देखिएगा। सबसे पहला है SR थ्योरी, यानी स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। दूसरा है संयोजनवाद का सिद्धांत। तीसरा है संबंधवाद सिद्धांत। चौथा है अधिगम का बंध सिद्धांत। पांचवा है अधिगम का सहसंबंध सिद्धांत, है ना। छठा है आवर्ती का सिद्धांत। उसके बाद चयन का सिद्धांत, फिर सुख दुख का सिद्धांत भी इसे ही कहते हैं, और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, भूल और सुधार का सिद्धांत, और एक और है परिश्रम एवं धैर्य का सिद्धांत। ये सारे इसके उपनाम हैं। एग्जाम में कोई सा भी नाम पूछा जा सकता है, तो इन सब का मतलब उद्दीपक अनुक्रिया वाला सिद्धांत ही रहेगा, जो थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ओके, अब समझते हैं उद्दीपक अनुक्रिया का मतलब क्या होता है, इससे क्या आशय है। यानी कोई भी उद्दीपक है, उसके माध्यम से अनुक्रिया जब प्रारंभ होती है, उससे उद्दीपक अनुक्रिया कहते हैं। जैसे कि अपने सामने उद्दीपक है रीट, है ना। रीट 2022 अपने सामने उद्दीपक है, और इस उद्दीपक को देखकर हम अनुक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। अनुक्रिया अपनी यही रहेगी कि 23-24 जुलाई को जो रीट परीक्षा आयोजित होनी है, तो उसको ध्यान में रख करके अपन अनुक्रिया यानी अपन पढ़ाई शुरू कर दी है अपन ने, या फिर उसको क्रैक करने के बारे में सोच रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि किस प्रकार से अपन रीट को पास कर सकते हैं। तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, रीट में सफल होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये अनुक्रिया है। उसके लिए हमारे लिए उद्दीपक क्या हो गया? रीट का एग्ज़ाम उद्दीपक है, और उसके लिए जो अनुक्रिया क्या हो गई? उसको पास करने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, अर्थात हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए, वो अनुक्रिया है ना। तो इसका जो मूल आधार क्या था थॉर्नडाइक के सिद्धांत का? यही था कि अनुक्रिया से पूर्व उद्दीपक का होना अति आवश्यक है। आपके सामने कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, रीट का भी एग्ज़ाम नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, तो आप नहीं पढ़ोगे, है ना। आप या कोई भी नहीं पढ़ेगा। जब सामने कोई एग्ज़ाम नहीं होगा तो इतनी मेहनत, इतनी लगन हम नहीं करते हैं, है ना। अनुक्रिया प्रारंभ भी नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही हमें पता लगता है कि उस डेट को ये परीक्षा आयोजित होने वाली है, तो उसके अनुसार अपन अपनी रणनीति बनाते हैं और उसके अनुसार अनुक्रिया करते हैं, अर्थात पढ़ाई करते हैं। ठीक है। मूल आधार ये है कि अनुक्रिया से पूर्व उद्दीपक होना आवश्यक है। बिना उद्दीपक के कोई कार्य नहीं करता इंसान। ठीक है। देखिए इसमें क्या किया था इन्होंने, एक बिल्ली, भूखी बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था। और ये प्रयोग क्या था कि एक बॉक्स था इसमें, और इस बिल्ली को छोड़ दिया गया, और बाहर मछली का टुकड़ा, यहाँ पे भोजन रख दिया गया था। और बिल्ली को जैसे ही भूख लगी ना, तो ये इस भोजन को खाने के लिए जैसे ये हाथ बढ़ाती करती, तो ये भोजन तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन बार बार जब प्रयास कर रही है, तो ये समझ आती है कि इस लीवर को दबाने से ये गेट खुलेगा, और गेट खुलकर ये अपना भोजन प्राप्त कर सकती है।
तो देखो मछली का जो टुकड़ा है ये यहाँ पर उद्दीपक का कार्य कर रहा है बिल्ली के लिए, और ये उद्दीपक जो है ये अभिप्रेरणा जो मिल रही है ये प्रत्यक्ष रूप से अभिप्रेरणा इसको मिल रही है, यानी ये दिखाई दे रहा है सामने मछली का टुकड़ा, तो ये प्रत्यक्ष अभिप्रेरणा है। और दूसरी बात ये कि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है ये वाला जो ये निरीक्षण प्रणाली पर आधारित है, और इस सिद्धांत के अंदर बिल्ली जो है अपने प्रेरक की पूर्ति के लिए क्रिया करती है। ठीक है, इस प्रकार से ये डायग्राम आपने समझा, और इसको डिटेल में अभी आगे समझेंगे कि देखिएगा ये बिल्ली इस भोजन को खाने के लिए हाथ बढ़ाती है, बार बार ये प्रयास करती है लेकिन इसको प्राप्त नहीं होता है। ये अनुक्रियाएं करती है, शुरू में अनुक्रियाएं गलत होती है, अस्वाभाविक होती है, लेकिन बार बार ये प्रयास करती है, निरंतर ये प्रयास कर रही है बाहर निकलने का, है ना। और अचानक से इसका जो पैर है वो लीवर पे चला जाता है, वो खिड़की जो है वो खुल जाती है, तो ये अधिगम इसका प्रभावी हो जाता है। लास्ट में देखिए ये अधिगम इसका प्रभावी हो जाता है कि ये लीवर दबाने से ये विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी और मैं भोजन कर लूँगी। तो इस प्रकार से निरंतर जब प्रयास किया तो त्रुटियों में कमी आई और अंततः अधिगम जो है वो प्रभावी रहा, है ना। इस प्रकार से ये इनका सिद्धांत था। नेक्स्ट, इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए 3 मुख्य नियम बताए। थॉर्नडाइक ने 3 तो मुख्य नियम बताए और 5 गौण नियम बताए, जो कि हम डिटेल से अभी पढ़ रहे हैं। सबसे पहला नियम है तत्परता का नियम, सेकंड है अभ्यास या श्रम का नियम, और थर्ड है प्रभाव या परिणाम का नियम। ये 3 नियम इन्होंने दिए थे। सबसे पहला नियम पढ़ते हैं, तत्परता का नियम। देखिए तत्परता का नियम क्या है कि थॉर्नडाइक के अनुसार किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को स्वयं को तैयार या तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि तत्परता के अभाव में कोई भी जो कार्य है या कोई भी व्यक्ति है वो सफल नहीं हो सकता। भाई जैसे मान लो एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि जैसे घोड़े को पानी के तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, परंतु पानी नहीं पिलाया जा सकता, यानी जब तक उसकी खुद की इच्छा नहीं हो, घोड़े की खुद की इच्छा नहीं हो, तब तक उसे पानी ज़बरदस्ती हम नहीं पिला सकते। हाँ, 2-4 जने मिलकर के उसको तालाब के पास ले जाया जा सकता है, लेकिन जब तक उसकी खुद की इच्छा नहीं होती है तब तक उसे पानी नहीं पिलाया जा सकता है। सेकंड एग्जाम्पल लिखते हैं, बताते हैं कि बालकों को पढ़ने के लिए बिठाया जा सकता है, परंतु पढ़ाया नहीं जा सकता, है ना। बालक को बार बार उसकी इच्छा नहीं है फिर भी उसे डरा करके धमका करके पढ़ने के लिए बिठा तो दिया जाता है, लेकिन वो मन से फिर नहीं पढ़ेगा जब तक वो खुद तत्पर नहीं है, तैयार नहीं है। ये तत्परता का नियम है कि कोई भी काम करने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए, है ना। नेक्स्ट जो नियम है इनका, अभ्यास या श्रम का नियम। इन थॉर्नडाइक के अनुसार कोई भी कार्य है उसको करने के लिए व्यक्ति को निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि अभ्यास के अभाव में व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं होती है, और ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ही सफलता मिल जाए, इसलिए अभ्यास लगातार करते रहना चाहिए। जैसे कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सील पर होत निशान, यानी बार बार जो प्रयास करने से एक रस्सी होती है वो पत्थर पे निशान छोड़ जाती है, उसी प्रकार से कोई भी कार्य करने के लिए हम बार बार प्रयास करेंगे तो हमें भी सफलता ज़रूर मिल जाती है। सेकंड, बचपन में साइकिल चलाना सीखना। साइकिल चलाते वक्त हमने कई बार हैंडल और पेडल का जो संयोजन है वो ठीक तरह से नहीं बना पाए, लेकिन धीरे धीरे प्रयास किया, है ना। आगे देखना होता था तो पेडल की तरफ देखते थे, है ना, पेडल की तरफ देखते तो आगे स्टीयरिंग कहीं इधर उधर हो जाती, यानी गड़बड़ हो जाती, बार बार त्रुटियां होती, लेकिन बार बार जब प्रयास किया, अभ्यास किया, तो त्रुटियों में सुधार हुआ और अधिगम प्रभावी रहा। और थॉर्नडाइक सर ने अभ्यास या श्रम के नियम को फिर 2 उप नियमों में बांटा है। उप नियम कौन से थे? एक तो था उपयोगिता का नियम और दूसरा था अनुपयोगिता का नियम। अब देखो उपयोगिता के नियम में क्या क्या बताया था कि इनके अनुसार कोई भी व्यक्ति है ना, कि व्यक्ति के द्वारा उसी विषय वस्तु के लिए प्रयास या अभ्यास प्रारंभ किया जाता है जो वस्तु उसके उपयोग की हो या महत्व की हो, है ना। जैसे कि कोई खिलाड़ी है, उसके लिए खेल का अभ्यास करना, क्योंकि वो खेल उसके लिए उपयोगी है ना। या फिर कोई किसान है तो किसान के लिए भूमि में
काम करना, श्रम करना उपजाऊ भूमि में, है ना, ये काम करना, ये उसकी उपयोगिता का नियम के अंतर्गत आता है। सेकंड जो नियम इन्होंने बताया अनुपयोगिता का नियम, इसमें क्या बताया कि व्यक्ति के द्वारा उस विषय वस्तु के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता है जो वस्तु व्यक्ति के उपयोग की या महत्व की ना हो। जैसे कि कोई खिलाड़ी है, उसके लिए नाच गाने का क्या काम है ना, खिलाड़ी है वो नाच गाने के लिए अभ्यास करेगा ही नहीं, क्यों करेगा, वो तो खेल में इंटरेस्ट रखेगा, खेल का अभ्यास बार बार करेगा। और किसान का एग्जाम्पल वापस लेते हैं कि किसान जो है वो बंजर भूमि से किसान क्या करेगा, है ना, तो वो उसके उपयोग की भूमि नहीं है, वो उपजाऊ भूमि में ही कार्य करेगा। और अनुपयोगिता का नियम के अंतर्गत ही हमने दो एग्जाम्पल समझे। अभ्यास के दो उपनियम थे, उपयोगिता और अनुपयोगिता। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो प्रभाव का नियम है, थर्ड जो नियम है इसका, प्रभाव या परिणाम का नियम। इस नियम के अनुसार क्या है कि थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति के द्वारा उसी विषय वस्तु के लिए अभ्यास या कार्य जो है प्रारंभ किया जाता है जो वस्तु व्यक्ति को सर्वाधिक प्रभावित करती है, सर्वाधिक जो प्रभावित करेगी उसी चीज़ के लिए वो कार्य करेगा। क्योंकि प्रभावहीन जो वस्तुएं होती है ना, उनके लिए व्यक्ति के द्वारा कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है। जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी उसके लिए व्यक्ति कार्य करेगा। जैसे मान लो सफलता द्वारा सफलता प्राप्त करना, कैसे कि मान लो कोई बच्चा 10वीं में मेरिट में आ गया तो उसके बाद वो 12वीं के अंदर भी मेरिट में आने का प्रयास करेगा। इसके अलावा मान लो कोई बच्चा रीट में सफल हो जाता है, रीट में सफल होने के बाद वो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में भी सफल होने का सोचेगा, है ना, सफलता द्वारा सफलता प्राप्त करने का ये प्रभाव का जो नियम है वो इस पे अप्लाई होता है कि सर्वाधिक जो चीज़ प्रभावित करेगी उसके लिए वो कार्य करेगा। फिर थॉर्नडाइक ने इसके दो उपनियम बताए, एक तो संतोष का नियम बताया और एक असंतोष का नियम बताया। देखिए संतोष के नियम में क्या होता है कि थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति के द्वारा उसी विषय वस्तु के लिए प्रयास या अभ्यास प्रारंभ किया जाता है जिस वस्तु से व्यक्ति को सर्वाधिक आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती हो। सर्वाधिक आत्मसंतुष्टि जिसके द्वारा प्राप्त होती हो ना, तो वही चीज़ जो है संतोष का नियम कहलाएगा। जैसे मान लो बिल्ली जो थी उसके लिए मछली का टुकड़ा उसे बिल्कुल संतोष यानी आत्मसंतुष्टि प्राप्त करने वाला था, इसलिए ये संतोष का नियम है ना। बिल्ली के लिए मछली का टुकड़ा आत्मसंतुष्टि देता है और इस प्रकार से थॉर्नडाइक ने इसे आत्मसंतोष का नियम बताया। सेकंड था असंतोष का नियम। असंतोष के नियम में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के द्वारा उस विषय वस्तु के लिए कोई अभ्यास नहीं किया जाता है जिससे व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि प्राप्त नहीं होती हो, है ना। जैसे मान लो बिल्ली है, उसके सामने मछली के टुकड़े की जगह अगर आप मोबाइल रख दो या कोई अन्य डिवाइस कोई दूसरी चीज़ रख दो तो उसके लिए वो प्रयास करेगी नहीं, वो प्रभावित उसे करेगा ही नहीं। जैसे ऊँट के मुंह में जीरा या 9 दिन में चले 2.5 कोस, ये सारी चीज़ें जो है असंतोष के नियम के अंतर्गत रखी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए 5 गौण नियम भी बताए। 3 तो मुख्य नियम थे और 5 गौण नियम बताएं। गौण नियम में सबसे पहला है बहु प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, बहु प्रतिक्रिया का नियम। इसमें क्या होता है कि थॉर्नडाइक सर कहते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को निरंतर यानी एक से अधिक बार बार प्रयास करते रहना चाहिए, है ना। बहु प्रतिक्रिया, बहुत बार प्रतिक्रिया यानी बहुत अधिक अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले सभी प्रयासों से व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं होती है ना। इसलिए प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे मान लो आम का कोई पेड़ है, उससे आपको आम तोड़ना है, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक पत्थर फेंकोगे तो उसमें ही आम टूट कर नीचे गिर जाए, है ना। अनेक बार पत्थर हम फेंकना पड़ता है तब जाके कहीं आम गिरता है। और मान लो अपन जैसे प्रतियोगी परीक्षा देने वाले जो छात्र हैं, प्रतियोगी छात्र जो है, तो हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हमने जो पढ़ लिया है, एक पेज पढ़ लिया है या जो पढ़ लिया है उसमें से प्रश्न आएंगे। इसके लिए हमें लाखों प्रश्न याद करने होते हैं, जबकि एग्ज़ाम में 100 या 150 प्रश्न आते हैं।
है ना, लेकिन हमें लाखों प्रश्न याद करने होते हैं। इसलिए ये बहुप्रतिक्रिया का नियम इन्होंने बताया कि बार बार आपको प्रयास करते रहना चाहिए। सेकंड इन्होंने आंशिक क्रिया का नियम बताया है। सेकंड कौन सा बताया? आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक का मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई बड़ी चीज़ है, वो एकदम से बालकों की समझ में नहीं आती है ना। कोई भी आप शिक्षण करवा रहे हैं, है ना, कोई भी विषय वस्तु का जब हम शिक्षण करवा रहे हैं तो उससे पूर्व हमें क्या करना चाहिए कि जो विषय वस्तु है उसको छोटे छोटे भागों में बांट करके, विभक्त करके उन बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। क्योंकि छोटी छोटी जो विषय वस्तु है उसको बालक सक्रिय रहकर सीखता है ना। एक पूर्ण रूप से सीखने की बजाय छोटे टुकड़ों को सीखने में ज़्यादा रुचि रखता है वो। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, या फिर हम बालकों को वर्ण सिखा करके व्याकरण का ज्ञान हम सिखाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो जाएगी कि अंश से जो पूर्ण की ओर है ना, शिक्षण सूत्र आता है, ये सूत्र इसी नियम पर आधारित है, आंशिक क्रिया के नियम पर ही आधारित है। अंश से पूर्ण की ओर, यानी छोटी छोटी चीज़ें सिखाओ फिर उसको पूर्ण रूप से सिखाओ, है ना, छोटे से बड़े की ओर या अंश से पूर्ण की ओर। ये शिक्षण सूत्र इसी नियम पर आधारित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मानसिक विन्यास का नियम। इसको हम मनोवृत्ति का नियम भी कह सकते हैं, रुझान का नियम भी इसे कह सकते हैं। और ये जो सिद्धांत है इसके अनुसार क्या कहा है कि किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम व्यक्ति की मानसिकता का होना अति आवश्यक है। मानसिक विन्यास का मतलब यही है कि कोई भी आप काम करोगे तो उसमें आपकी मानसिकता होनी चाहिए। ये होना चाहिए कि मैं कर जाऊंगा, मैं कर लूँगा, रीड क्लियर कर लूँगा, है ना। क्योंकि मानसिकता के अभाव में किया गया कार्य सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है, प्रदान नहीं कर सकता है, सफलता नहीं दिला सकता है। क्योंकि एक जो कहावत भी है ना कि मन के हारे हार है तो मन के जीते जीत, ये इसी नियम पर आधारित है ना। आपने मन में ठान लिया कि मुझे तो रीड क्लियर करना है तो आप कर जाओगे, और मन से हार गए कि कैसे होगा, सिलेबस लंबा है, ये वो, तो आप नहीं कर सकते। मन के हारे हार है तो मन के जीते जीत, ये इसी नियम पर आधारित है। और एक चीज़ और है कि ये तत्परता के नियम का ही ये भाग है। मानसिक विन्यास का जो नियम है ये तत्परता के नियम का ही एक भाग है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सहचर्य परिवर्तन का नियम। सहचर्य परिवर्तन का नियम का मतलब क्या हुआ कि सीखने की जो परंपरागत विधियां हैं उनमें आंशिक परिवर्तन करके सिखाने की जो प्रोसेस होगी वो सहचर्य परिवर्तन कहलाएगी। मान लो सीखने की जो परंपरागत विधियां हैं उनमें थोड़ा बहुत हेर फेर करके जो नई चीज़ सिखाते हैं तो उससे सहचर्य परिवर्तन कहेंगे। कैसे? मान लो एकलव्य है, वो धनुष विद्या सीख जाता है तो वो सहचर्य परिवर्तन करता है। गुरु द्रोणाचार्य उसके सामने नहीं है लेकिन वो सहचर्य स्थापित कर लेता है गुरु के साथ, कि साक्षात गुरु है। वो मिट्टी का गुरु बनाता है लेकिन वो सहचर्य इस प्रकार से स्थापित करता है कि वो साक्षात गुरु उसके सामने हो और वो विद्या ग्रहण कर लेता है। और शास्त्रीय में एक एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं कि एक जो कोई माँ है उसके पुत्र की जब मृत्यु हो जाती है तो माँ के द्वारा पुत्र के खिलौनों को सीने से लगा करके साहचर्य स्थापित करना, यानी उस बच्चे के खिलौनों को वो अपने सीने से लगा लेती है तो ये सहचर्य स्थापित कर रही है वो, है ना। तो ये सहचर्य परिवर्तन का नियम कहलाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम में क्या पढ़ेंगे कि जो अपने पूर्व के जो अनुभव है उनके माध्यम से कोई हम नया कार्य करते हैं तो ये आत्मीकरण कहलाएगा। पूर्व के जो अनुभव है उसके द्वारा हम जो नया कार्य करते हैं वो आत्मीकरण कहलाएगा। कैसे? मान लो आपने घर पर अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाया होगा, यानी आपके पूर्व अनुभव है, आपने जो पढ़ाई कर रखी है उसके अनुसार आप अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा रहे हैं, है ना। आपने गाड़ी चलाते हुए आपके सामने कहीं जंप, बड़ा सारा जंप या कहीं खड्डा आया हो तो वापस आप उस रास्ते से किसी जाने वाले व्यक्ति को आप बताएंगे कि वहाँ पर खड्डा है या जंप है, तो उस चीज़ से आप उस व्यक्ति को अवगत करा दोगे क्योंकि आपको अनुभव है उस चीज़ का, है ना। तो आत्मीकरण का नियम है, अनुभव के आधार पर चीज़ें हम करते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि
उद्दीपक अनुक्रिया जो सिद्धांत है दिया तो गया है थॉर्नडाइक के द्वारा, लेकिन इसका शिक्षा में क्या महत्व है ना, शैक्षणिक इसका क्या महत्व है, तो इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहला महत्व है मंद बुद्धि बालकों को सिखाने में सहायक है। मंद बुद्धि बालक यानी बार बार जब अभ्यास करेंगे तो सीख जाएंगे, ये थॉर्नडाइक का कहना है। और अभ्यास की निरंतरता पर बल देता है। सर्वाधिक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि थॉर्नडाइक का नियम किस पर बल देता है, अभ्यास की निरंतरता पर बल देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सफलता द्वारा सफलता प्राप्त करना। वही चीज़ आ गई, 10वीं मेरिट में आने के बाद 12वीं में भी मेरिट में आने का प्रयास करना। नेक्स्ट, असफलता से सफलता प्राप्त करना। असफल होने के बाद भी मन में यह होना कि इस बार असफल हुए हैं तो अगली बार सफल हो जाएंगे, बार बार प्रयास करके। ठीक है, तो असफलता की कमियों का पता लगा करके उनके लिए प्रयास करना, बार बार प्रयास करेंगे सफलता ज़रूर मिल जाती है। अनुभव द्वारा सीखना, आ गई अनुभव वाली चीज़, हमने सहचर्य में पढ़ाई, आत्मीकरण में हमने पढ़ाई था, अनुभव द्वारा सीखना। आत्मविश्वास में वृद्धि, बार बार जो चीज़ें हम प्रयास करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं तो आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, ये आपने खुद महसूस की होगी। और अभिप्रेरित करने में भी सहायक है, अभिप्रेरणा प्रदान करता है। जब आप बार बार चीज़ों को पढ़ते हैं तो चीज़ें कंठस्थ हो जाती है, तो हमें अभिप्रेरणा मिलती है कि हम कोई भी एग्ज़ाम है वो क्रैक कर जाएंगे। और आत्मनिर्भर बनाने में भी सहायक है। जब बार बार अभ्यास करेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो आत्मनिर्भर भी हम बन जाएंगे, किसी के भरोसे नहीं रहेंगे, चीज़ें हमारे पक्ष में रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत था, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें इसको और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।